नमस्कार। डीडी न्यूज़ हिमाचल की ओर से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम चुनावी गलियारे के इस अंक में मैं कुलदीप हेरान आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम आ चुके हैं एक ऐसी यात्रा में और एक ऐसी शख्सियत से मिलने जिनके जीवन के बारे में और जिनके राजनीतिक करियर जान करके आपको ज़रूर कुछ उम्दा जानकारी मिलेगी। स्वागत करते हैं कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि प्रवीण कुमार शर्मा जी का, जो कि पालमपुर से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में चुनकर जाने वाले एक ऐसे एमएलए रहे हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। और हम इस पे बाद में पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है कि हम कह रहे हैं कि एक पूरा कार्यकाल एक एमएलए ने पालमपुर से जिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी गलियारे के इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि डीडी न्यूज़ ने इस नेताओं की श्रृंखला में आपने मेरा चयन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा और उससे जुड़े कार्यों के बारे में कि कैसा आपका वक्त रहा, किस फैमिली से आप उभर कर सामने आए। कुलदीप जी, मैं एक बड़े साधारण मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरा राजनीतिक सामाजिक जीवन एक दिल को दहला देने वाला है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो मैंने 10वीं पास की है, वो मेरा राजकीय उच्च विद्यालय द्रंग, जो मेरा अपना गृह क्षेत्र का विद्यालय था, वहाँ से मैंने 10वीं पास की। और उसके प्रांत मैंने डीएवी कॉलेज कांगड़ा में मैंने बीए की। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मैं विद्यार्थी परिषद की विचारधारा से जुड़ा, और बीच में ही जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था, तो जैसे ही मैं कॉलेज में गया और उस दिन सभी हम छात्र इकट्ठे हुए और सभी ने कहा कि आज हमने फिल्म देखनी है। तो हम उस वक्त वीडियो थिएटर होते थे, तो वहाँ फिल्म देखने चले गए। दास्तां यह है कि जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तो पीछे से मेरी पूजनीय माता जी का हार्ट अटैक हो गया, देहांत हो गया। वहाँ मुझे मैसेज गया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो मुझे ढूंढ रहे थे, क्लासों में देखा, और पहली बार भी शायद मैं किसी पीड़ से अनुपस्थित रहा और पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन गया। और जैसे ही पहुँचा उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे घर से मैसेज आया है और आपकी माता जी कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई है। और मुझे कुछ आभास हो गया। जैसे ही मैं घर में पहुंचा, आगे शमशान घाट में मेरी मां की चिता दुख से जल रही थी और मेरी अंतिम लकड़ी का इंतज़ार हो रहा था। और उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने फिल्म नहीं देखी, मुझे फिल्म का पता ही नहीं है। फिर मैं बीए फाइनल हुआ तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। एक अनाथ जीवन मेरा, और बड़ा एक पहले कह चुका, एक मेरी जीवन की बड़ी दर्दनाक कहानी है। और फिर ऐसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद 89 का ये लोकसभा का चुनाव आया, और उससे पहले हमारे तो राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राम मंदिर का प्रस्ताव जो है वो पालमपुर के रोटरी भवन में पास हुआ है। उस वक्त हम एक बड़े यंगेस्ट वर्कर के रूप में हमने डट कर काम किया है। उसके बाद शांता जी की पद यात्रा पालमपुर से लेकर शिमला तक चली, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हमने काम किया। जो एक यंग कार्यकर्ता के नाते मैं आदरणीय श्री शांता कुमार जी की बड़ी गुड बुक्स में आ गया। फिर 90 में चुनाव हुए, 90 में फिर शांता जी मुख्यमंत्री बन गए। फिर उन दिनों हमारा 91 में पंचायत के चुनाव आ गए, मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा और मैं सबसे यंगेस्ट प्रधान बना। फिर जब शांता जी मुख्यमंत्री थे तो मैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का महामंत्री के रूप में मैंने काम किया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी मंडल का महामंत्री, फिर प्रदेश वर्किंग कमेटी में, फिर जिला कांगड़ा का युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते, जिला का सचिव के नाते, इस तरह ये अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए 2003 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर से प्रत्याशी घोषित किया। 2003 का चुनाव हमने लड़ा, और वो भी हिमाचल के सबसे अमीर घराने के धनाढ़ व्यक्ति के साथ हमारा मुकाबला था। 2003 का चुनाव तो हम हार गए। उसके बाद हम लक्ष्य लेकर चले कि अगली बार हमने जीतना है। फिर 2003 से लेकर 5 साल तक मैंने कंधे में अपना थैला उठाया, जहाँ भूख लगी वहाँ खाना खाया, जहाँ रात पड़ी वहाँ सोया।
और अंतोगतवा मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और इस तरह की हमारी कार्यप्रणाली के चलते हमने 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने पानीपत से विजय हासिल की। और शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो पानीपत का इतिहास है, हमारे जो पूर्व में पानीपत से के चौधरी श्रवण कुमार जी, वो शांता जी की गवर्नमेंट में स्पीक कर रहे हैं, और डॉक्टर श्री कुमार जी, ये 2.5 साल का कार्यकाल जो है वो पालनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और उसके उपरांत 2007 से 12 तक शायद एक 5 साल तक पालनपुर का भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक के नाते हमने कार्यभार पूरा किया है। उसमें भी विडम्बना ये रही कि 2007 में हम विधायक बने और 2009 में जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें डिलिमिटेशन हो गई। डिलिमिटेशन में हमारे पानीपत विधानसभा क्षेत्र के 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा यहाँ गिरा, दूसरा वहाँ गिरा। 2012 में जो चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी जो हमें जो मार पड़ी वो बड़ी डिलिमिटेशन की। उसके उपरांत 2017 में पानीपत से हमारा टिकट कट गया, यहाँ से इंदु गोस्वामी जी प्रत्याशी बनी। फिर 2017 में यहाँ से नया एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें तो लोकपुर जी आए। मगर हम 2017 का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उस वक्त मेरी पूरी तैयारी थी चुनाव की। हाँ, मेरा डेट भी फाइनल हो गई थी कि इस तरीक को अपना नॉमिनेशन भरना है, और बाकायदा जो पार्टी की सामग्री है पूरी, मेरा कमरा उससे झंडे, बैनर, पोस्टरों से भर गया। और एकाएक जब टिकट कट गई तो कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा कि बहुत सी तादाद में कार्यकर्ताओं ने रिजाइन कर दिए कि नहीं, ये गलत फैसला और आपने चुनाव लड़ना है। और जैसे यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, उन्होंने एक ही दिन में 12 लाख रुपया इकट्ठे करने के बाद नहीं जी नॉमिनेशन भरना है, और कार्यकर्ता यहाँ धरने पे बैठ गए, अमन अनशन पे बैठ गए। 4-5 हज़ार लोगों की संख्या में यहाँ मेरा नॉमिनेशन भरा गया। इससे पहले मैंने चुनाव लड़े तो हम हर बूथ में कोई गाड़ियाँ भेजते थे, व्यवस्था करते थे। और 2017 में जो थोड़ा सा ये उथल पुथल हुई, इसमें कार्यकर्ताओं में इतना क्रोश, इतना जोश आ गया कि हर मतदान केंद्र में जिसके पास स्कूटर था वो स्कूटर लेकर आया, जिसके पास ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर लेकर आया, जिसके पास गाड़ी थी वो गाड़ी, जिसके पास बस थी बस लेकर चलाया। मैं देखूं कि एक कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इलेक्शन कमीशन की पूरी नज़र है, पैरी नज़र है, तो यही बहे के खातिर की गाड़ियों का काफिला तो उतना लग गया, किलोमीटर के दायरे में आ गई। तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन मुझे कैमरे में कैद कर लेगा और शायद खर्चा मेरे सिर पर डाल देगा। तो मैं इस अपने चिंबड़हार से लेकर पालमपुर तक पूरे काफिले के साथ पैदल ही पहुँच गया। मैं बेसिकली बीजेपी की जो मेंबरशिप है वो है 87 की। 37 साल के राजनीतिक जीवन में थोड़ा सा एक धक्का लगा है। मैं से अपने जीवन की एक बहुत बड़ी राजनीतिक दुर्घटना मानता हूँ, पॉलिटिकल एक्सीडेंट मेरा हुआ है। सर, अगर हम पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो शांता कुमार जी का ये क्षेत्र रहा है पुरजोर, यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, और इसके अलावा केंद्र में मंत्री रहे, तो इसी क्षेत्र को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और लगभग जो है उन्हें हमेशा प्यार इस क्षेत्र की जनता द्वारा दिया गया। लेकिन उसके बाद जो वर्चस्व जाता है वो बुटेल परिवार जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपके चेयर प्रतिद्वंदी रहे हैं राजनीतिक, तो बुटेल परिवार ने वो एक बढ़त मैं कहूँ या पकड़ कहूँ कि क्षेत्र में बना ली कि उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में भाजपा की हार होती रही। क्या कारण है कि उस वक्त नेता इसको भुना नहीं पाए, या एक लक्ष्य लेकर चलने के बावजूद भी बिखरती हुई नजर आई? और दूसरा, कांगड़ा जिले के जो प्रतिनिधि हैं जो समय समय पर चुन के आए हैं 15 सीटों पर, उनसे भी जुड़ा एक सवाल मेरा ये है कि प्रदेश का बड़ा जिला होने के बावजूद, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा होने के बावजूद भी, 15 विधायक होने के बावजूद भी शांता कुमार जी के बाद कांगड़ा जिले को एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया गया। दोनों पार्टियों की संदर्भ की अगर हम बात करें, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्री शांता कुमार जी का नाम शांता कुमार जी है, इसी तरह जिला कांगड़ा का जो कार्यकर्ता है शांत मन से ये सब कुछ सहता है, क्योंकि कई कार्यकर्ता कुछ ऐसा पग उठा ले तो कहीं शांता कुमार जी के ऊपर आँच ना आ जाए। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव सुना रहा हूँ आपको। जब ये 2017 की घटना घटी तो शांता कुमार जी बड़े आहत थे
कई रोप लगे जी, प्रवीण कुमार को शांता कुमार जी ने खड़ा किया। इतनी घटिया राजनीति, इतनी निम्न स्तर की राजनीति में सोच नहीं सकता, क्योंकि वो शांता कुमार जी मेरे पास आए और शांता कुमार जी ने मुझे समझाया बुझाया, प्रवीण जी आपका नॉमिनेशन बहुत बढ़िया हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी का नॉमिनेशन था उसमें मात्र लोग थे, और आपका नॉमिनेशन इतनी अपार संख्या में कार्यकर्ता आपके साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पता लग गया कि जनता आपके साथ है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये पार्टी का निर्णय है और आप इसको कबूल करें। और उन्होंने एक बात मुझे बंद कमरे में ले गए, मुझे कुलदीप जी बड़ी शेयर की बात, प्रवीण जी बात सुनना, ये ठीक है। जितने भी उस वक्त जब शांता जी आए तो सही मायनों में बहुत कार्यकर्ता यहाँ अंदर बाहर सारा यहाँ एक मेला लगा हुआ था। तो बंद कमरे में मुझे बोला, प्रवीण जी बात सुनो, क्या ये कार्यकर्ता अंतिम दिन तक आपके साथ चलेंगे? ये भी मैं दोहरा रहा हूँ कि जब बारात चलती है तो दूल्हे के साथ शाम को बहुत बराती होते हैं, जब सुबह 10-12 रह जाते, कहीं ऐसी स्थिति आपकी ना हो। ये शांता कुमार जी का अनुभव था जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और बाद में मैंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ शेयर भी किया कि जो लोग मेरे चले आस्था छिट गए। मैं अपना व्यक्तिगत, इसी तरह जो कांगड़ा का बिल्कुल सही है, जब भी चाहे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तभी हमारे 10-12 विधायक जीते, तब सरकार बनी है। जब कांग्रेस सरकार बनी है तब भी हमारे इतने विधायक थे, तब कांग्रेस सरकार बनी है। ये हमारा एक विडंबना है, दुर्भाग्य है कि कांगड़ा अपनी गर्मा मर्यादा शालीनता में ही ये देखते हुए, परंतु अब लगता है कि बहुत जागरूकता आ गई है। इतनी जागरूकता आ गई है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब स्थितियां पैदा हो गई है, अब कांगड़े के साथ वर्तमान सरकार का जब विषय आता है, अब मैं इस बात को थोड़ा और शेयर करना चाहूँगा। देखो, शांता कुमार जी का जो आपने पानपुर का जिक्र किया, पानपुर से भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों हारती है, मैं पहले कह चुका। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा जब प्रत्याशी, जब कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देता है, तो उसमें हमारे जो पानपुर के सम्माननीय बुटेल परिवार है, उनका जो अचल संपत्ति का ब्यौरा आया था वो वीरभद्र जी से भी कहीं ज़्यादा था। तो एक बहुत बड़े धनाढ्य अमीर घराने के व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होता है। मैं कह सकता हूँ कि बरसों से धन बल के आगे पानपुर एक इसका गिरवी होता रहा है, और इसका प्रमाण भी है कि जो शांता कुमार जी ने किया, आज हम डंके की चोट से क्या कहते हैं, आज पानपुर का कृषि विद्यालय है, शांता कुमार जी की बदौलत है। आज इतना बड़ा CSIR IHBT शांता कुमार जी की बदौलत है। आज इतना बड़ा कायाकल्प हॉस्पिटल शांता कुमार जी की बदौलत है। आज इतना बड़ा BMI हॉस्पिटल शांता कुमार जी की बदौलत है। आज ये पानपुर का बस अड्डा शांता कुमार जी की बदौलत है। आज ये सौरभ वन विहार शांता कुमार जी की बदौलत है। आज ये चिड़ियाघर शांता, इस प्रकार के अनगिनत कार्य हैं। और कांग्रेस के मित्र हमारे, ठीक है, भले ही लंबे समय से पानपुर का राजपाट संभाल रहे हैं, मगर एक भी उपलब्धि नहीं बता सकते। मगर ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ा तय है कि जो बीजेपी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, जो फ्लोटिंग वोट बैंक है वो एक धन बल के आगे प्रभावित होता रहा है और हुआ है, इसमें कोई दराई नहीं है। ये एक थोड़ा हमारा ये विडंबना रहा। दूसरा, ये जो नए थोड़ा जो एक किस्म का प्रयोग भी हुआ पानपुर में, प्रयोग में हुआ, कई बार होता है ना, मैं थोड़ी कड़वी बात करना चाहूँगा कि स्वाभाविक है जब किसी विधानसभा क्षेत्र में 70 80 हज़ार विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और किसी बाहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया जाए तो चुभन तो होती है, कई बातें होती है, या तो स्थितियाँ, माहौल, वातावरण ऐसे बनते, ठीक है, चलो ये बहुत बड़ी कहानी है। मैं थोड़ा क्योंकि सच्चाई बोलूँगा तो शायद गाज मेरे पे गिरने का भी प्रयास होगा, तो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। ये बात ठीक है। आप पर जो शांता कुमार की लेगेसी का जो है इम्पैक्ट है, आपको उनका शिष्य और उन्हें आपका गुरु कहा जाता है, तो क्या उस लेगेसी, उस गाथा को आप जी पा रहे हैं? यानी राजनीतिक मायनों में अगर देखा जाए तो क्या शांता कुमार फैक्टर से आपको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा में भी दलगत राजनीति रही है, हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्रदेश भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ, तो दलगत राजनीति का आरोप प्रदेश भाजपा पर भी लगता आया है, और बहरहाल जो कांग्रेस के हालात हैं वो देश के सामने जग जाहिर है ही। तो क्या ये आपके लिए नुकसानदायी रहा? हालांकि आपको सीखने को तो मिला ही होगा। सबसे पहले तो कुलदीप जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ
कि पालमपुर में बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, एक से बढ़ एक हीरा है, बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है। मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूँ कि शांता कुमार जी ने मेरे इतने जैसे बड़ी भारी कार्यकर्ताओं में मेरी पहचान की। और जो मेरी परिवार की गाथा हिस्ट्री है, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भारत पाक विभाजन के उपरांत पहली पंक्ति के स्वयं सेवक रहे हैं, उनके संस्कार मुझे मिले हैं। मैं शांता जी से थोड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि उस दिन जो भी कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे, भावनाओं के आगे अपनी बलि दे दी, राजनीतिक बलि दे दी है। मैं इसलिए अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शांता कुमार जी मेरे आदर्श हैं। शांता कुमार जी के आशीर्वाद से मुझे एक बार नहीं 3 बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना। मलाल इस बात का है मुझे, इस बात का कुलदीप जी, कि मुझे ये भी नहीं है कि चाहे वो बाहरी क्षेत्र का प्रत्याशी पालमपुर से खड़ा किया, चाहे जहाँ से मर्जी खड़ा करते, मुझे कोई इसमें, क्योंकि ये तो आला कमान का अपना प्रोरोगेटिव है, किसको कहाँ से चुनाव लड़ना तो उनका प्रोरोगेटिव है। मलाल मुझे इस बात का है कि काश के मेरे नेतृत्व ने, मेरे जो लोग थे, मुझे विश्वास में ले लिया होता, प्रवीण जी इस बार आपको हमने टिकट नहीं देना है, फलाने कार्यकर्ता को हमने प्रत्याशी बनाना है, उसको चुनाव में उतारना है, तो शायद मैं विड्रा कर लेता। और एकदम मेरी टिकट कट गई, ऐसा लगा कि मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह मुझे बाहर निकाल दिया। ये थोड़ा सा मेरे में भी थोड़ी गिलानी हुई, और कार्यकर्ताओं का जो जोश आक्रोश था वो, उसका नतीजा ये रहा कि हम थोड़ा सा एक, क्योंकि 2017 में कोई दौराई नहीं कुलदीप जी, बहुत बड़ा माहौल था, बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई थी, कांग्रेस परेशान थी। कांग्रेस देख रही थी कि टिकट शायद मेरे को मिलता तो शीश जी के पिताजी शायद खुद चुनाव लड़ते। जैसे ही मेरा टिकट कटा तो वो परिवार का द्वितीय श्रेणी का, तो क्योंकि इनका तो पिछला इतिहास ही है, क्योंकि आदरणीय पटेल जी के जो माननीय भाई साहब है कुंज बिहारी लाल पटेल, वो भी राजनीतिक विधायक रहे हैं, कन्हैया लाल पटेल जी विधायक रहे, तो इनका तो खानदानी चौथी पीढ़ी जो चल पड़ी। 17 में ऐसा माहौल वातावरण था कि शायद उन हालातों में अगर ये थोड़ा बहुत उतर पुथर नहीं होती तो ये परिवार जो था ना, ये राजनीति भूल जाता, मगर इनको फिर जो अब पुनर्जीवन मिल गया एक किस्म का राजनीति में। आपको इन 6 उपचुनाव और ये जो 4 बाकी की लोकसभा की सीटें हैं, इनमें आप अपनी पार्टी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं इस समय? 37 साल के राजनीति में मैंने भी बहुत चुनाव देखे हैं जी बिल्कुल, मगर इस बार का चुनाव अद्भुत चुनाव है। ये चुनाव नहीं है, ये मैं इसको महापर्व मान रहा हूँ। आज दिन तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नायक परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, और जनता पार्टी के वक्त मोरारजी देसाई जी भी हमारे प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जी की अपनी लोकप्रियता रही है, जिन्होंने 28, 22, 25, 26 दलों के साथ अपनी सरकार चलाई, मगर इतनी लोकप्रियता आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी जो नरेंद्र भाई मोदी जी की है। इस बार का चुनाव मैं इसलिए बताऊँ, ये महापर्व है, जश्न है, और इसका प्रमाण है। अगर अयोध्या में 492 वर्ष के उपरांत प्रभु राम जी का मंदिर हमें प्रमाणित करना पड़ता था, प्रवीण कुमार का बर्थ प्लेस कौन है? द्रंग है, मैं लिखना पड़ता है बर्थ प्लेस का, और कांग्रेस के मित्र मांगते थे कि राम अयोध्या में तो पैदा नहीं हुए। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितनी बड़म्बना थी। आज जो हमारे दर्श है, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का मंदिर बना, कई इतिहास, कईयों ने असंख्य बलिदान दिए हैं। ये 1 जून का चुनाव जो है, और सही मायनों में उस अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का चुनाव है। ये जम्मू कश्मीर में एक देश एक विधान एक संविधान, कौन सा विधान, कौन सा संविधान? एक देश में 2 झंडे, क्या मजाक है? 2 विधान 100। किस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी लड़ाई को लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। आज धारा 377, ये 1 जून का चुनाव धारा 377 के पक्ष में। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना महासंकट चला, अगर शायद मोदी जी ना होते तो हाँ आज हम भी जिंदा ना होते। आज हम जिंदा हैं। इस कोरोना महासंकट से हिंदुस्तान उभर के सामने आया, जिसने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। ये उस
नरेंद्र मोदी जी की इस प्रकार की कार्य प्रणाली का यह महापर्व है। जश्न मनाने का जो चुनाव है, कमल के फूल पर मोहर लगाएं। और मोदी जी के ये तो मैंने 3 कार्य बताए, इसके अलावा कोई ऐसा हिंदुस्तान का तबका, समुदाय, वर्ग और छूता नहीं बचा है जो व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी की नीतियों से लाभान्वित ना हुआ। इसके अलावा विश्व के मानचित्र पर जो मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, ये कितने बड़ी गौरव की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, महापर्व है। और मोदी जी की तमाम नीतियों के ऊपर जश्न मनाने वाला, कमल के फूल पर मोहर लगाने वाला त्यौहार है। ऐसे क्या विषय हैं, क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भाजपा इस वक्त जनता में जा रही है और वोट मांग पा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी कार्यकर्ता का आचरण, व्यवहार, दृष्टिकोण, चाल, चरित्र, चेहरा, ये इसके अमूल्य गहने होते हैं। इन 6 गहनों को संभाल कर रखा कुलदीप भारद्वाज ने। और शायद ना वो कहीं बड़े चर्चाओं में थे, कहीं अखबारों में नहीं, कहीं सुर्खियों में, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना लंबा जीवन जो है निभाया। और उसी का नतीजा है कि ऐसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की गुड बुक्स में आया। और गुड बुक्स में आते ही आज अजीत भारद्वाज जी एक ईमानदार, स्वच्छ छवि के, कर्मशील कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से किशन कपूर जी, राजन सुशांत जी, आदरणीय शांता कुमार जी इस हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन के माननीय सदस्य बने हैं। भारतीय जनता पार्टी जयराम जी की सरकार रही। जयराम जी ने एक नया इतिहास रचा। और गौरव की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए। शांता कुमार जी को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, अंत्योदय पुरुष के नाम से कहा जाता है, और धूमल जी को सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। और जयराम जी एक आम व्यक्ति का, जिसको मर्जी जिस बाजू से पकड़ लो। और सबसे बड़ा जो जयराम जी ने तोहफा दिया, वैसे तो जयराम जी की सरकार की अनंत उपलब्धि रही हैं, परंतु मैं जब प्रधान था, मैंने भी लंबा समय पंचायती राज में गुजारा। जब एक विधवा, एक वृद्ध हमारे पास आता थी, हमें पेंशन लगा दो, तो उसके ऊपर राइडर होता था, नहीं जी तेरे घर में तो ये नौकरी वाला है, तेरी पेंशन नहीं लगेगी, ये है वो है, इफ एंड वर्ड्स आता था। वो बेचारी लंबी प्रक्रिया में गुजर जाता था, वो उसको पेंशन लगती थी। जयराम ने कुर्सी में संभालते ही 60 वर्ष के ऐसी हमारी माताओं, बहनों, वृद्धों को पेंशन लगा दी, बहुत बड़ा तोहफा दिया। इस प्रकार के जयराम जी की कारगुजारी रही है हमारी। पठानकोट से लेकर मंडी तक 4 लाइन का काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट हैं, नितिन भाई गडकरी के माध्यम से युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। इसकी नींव 2014 में शांता कुमार जी द्वारा रखी गई है। नितिन गडकरी जी की पहली मीटिंग में नींव रखी गई है और उसका रिजल्ट सामने है। हमारा पठानकोट मंडी ब्रॉडगेज का मामला है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि इसको हेरिटेज का नाम दिया गया है। परंतु मैं आज इस पर्दे के सामने कहना चाहूँगा कि शांता कुमार जी ने जब ये विषय रखा था पठानकोट चक्की मंडी का ब्रॉडगेज का, तो उस बात तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इस बात को सैद्धांतिक तौर पर मान लिया था कि सामरिक दृष्टि से इस कांगड़ा चंबा रेल लाइन को हम ब्रॉडगेज करेंगे। वो उसके बाद मामला ठप हो गया। मैं हमारा अपील रहेगी कार्यकर्ता के नाते कि इस विषय को अजीत भारद्वाज जी जो उनमें योग्यता है इसको प्रमुखता से उठाएंगे। चंबा का सीमेंट का जो का मामला है, पहले कह चुका कि मोदी सरकार में कोई ऐसा तबका, समुदाय, वर्ग नहीं बचा है जो लाभान्वित ना हुआ हूँ। जयराम ठाकुर ने करके दिखाया, वो भी आपके सामने। मगर अब इन 1.5 वर्ष में सुक्खू सरकार विवादों के घेरे में, ऐसी क्या नौबत आ गई? जो मुख्यमंत्री अपने 6 विधायकों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सका, वो हिमाचल की जनता को कैसे कंट्रोल करेगा? क्यों खफा होकर इन विधायकों को इतना बड़ा पग उठाना पड़ा? ये सुक्खू जी की कार्यशैली के ऊपर ही स्वयं का प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, कांगड़ा का विषय है, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू है। कमाल है, आज सरकार इतनी कंगाल है, कांगड़ा के साथ पक्षपात नहीं तो और क्या है। 30 करोड़ रुपया जो शेयर है हिमाचल गवर्नमेंट ने जमा करना है। हमारा लगभग, जैसे मुझे जानकारी है, 400 के करोड़ का प्रावधान विषय देरा वाला पैसा खर्च हो गया। जो हमारा धर्मशाला का शेयर है अभी तक खर्च नहीं हुआ है।
तो ये जवाब तो सुक्खू जी को देना होगा। तो सीधी सीधी बात है कि केंद्र में मोदी सरकार भी बनेगी और हिमाचल में पुनः जयराम जी की सरकार भी बनेगी। ये जो इस प्रकार का जो वातावरण माहौल बना है, ऐसा मुझे विश्वास है। मुख्यमंत्री जी की अगर बात हो रही है तो मैं उनके एक दो स्टेटमेंट्स लेना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने आपदा के समय में उन्हें कोई विशेष राहत नहीं दी और उनकी जो नुकसान की भरपाई है उसका जो आंकड़ा उन्होंने अनुमानित आंकड़ा जो प्रदेश ने केंद्र सरकार से मांगा था वो उन्हें नहीं मिला और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में भी कमी रह गई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? और दूसरा, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त से लिया है, जिन 6 विधायकों की बात की जाती है। तो ऐसे में क्या इस चुनाव में ये एक परिस्थिति जो बनती हुई नज़र आ रही है, क्या इसमें भाजपा को नुकसान होने की भी संभावना है या इससे सिर्फ केवल मात्र कांग्रेस को ही नुकसान होगा? मैं सीधा कह सकता हूँ कि देखो, ये जितने भी विधायक हैं धनाढ़ परिवार से संबंध रखते हैं। किसी प्रकार की प्रभु की कृपा से उनके पास कोई कमी नहीं है। और जो मुख्यमंत्री आरोप लगाए हैं उसके ऊपर तो विधायक कोर्ट में भी गए हैं। उसका तो सवाल जवाब मुख्यमंत्री को देना ही पड़ेगा कि क्या मजाक है इस प्रकार के आरोप लगा। और इनको कांग्रेसियों में खासियत है कि जब ये देखते हैं कि हमारी स्थिति फजीत होने वाली, माफ़ी मांग लेते हैं। और हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, शायद जब इन विधायक कोर्ट में गए, सुखराम जी शायद आगे कोर्ट में केस चलने से माफ़ी मांग लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जहाँ तक आपदा का सवाल है, कमाल है, केंद्रीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आदेश पर नितिन गडकरी जी यहाँ आए। और मैं नहीं बोलता हूँ, ये जो मंडी के प्रत्याशी है विक्रम आदित्य जी जो हमारे हैं लोकसभा मंत्री, वो खुद नितिन भाई गडकरी की प्रशंसा कर चुके हैं। तो फिर किस मुंह से कह रहे हैं? जब हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री हमारे भारत सरकार के लोक निर्माण मंत्री की प्रशंसा कर रहा है कि आपदा में आए, उन्होंने जो मांगा वो दिया, किस बात की ये कह रहे हैं कि अन्याय हुआ? एक बेईमानी ने जरूर की है कि उन्होंने बोला है कि बढ़ा चढ़ा कर अगर कहीं खर्चा 25 रुपये का हुआ है तो उन्हें 25 लाख दिखाने का प्रयास किया है। कांगड़ा जिले के विषयों की हम बात कर रहे थे कि मुद्दों की बात कर रहे थे कि किन मुद्दों पर चुन करके सरकार आनी चाहिए। प्रदेश सरकार में उथल पुथल है, मानता हूँ। कांग्रेस में अभी पूरे देश के अंदर उथल पुथल दिख रही है, लेकिन भाजपा में भी वो एकजुटता जिसका दावा भाजपा कर रही है, वो एकजुटता चुनाव तक देखने को मिलेगी या चुनाव के परिणामों में उसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखने का विषय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, चुनावी गलियारे से कार्यक्रम के इस अंक में आज सिर्फ इतना ही। अगले अंक में एक नए नेता, एक नए दिग्गज के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।